फिर से आपका स्वागत है कश्मीर की इस कहानी में, स्टोरी ऑफ कश्मीर में। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कश्मीर किस तरह से स्थित्यंतर होते होते अभी पहली वॉर कंप्लीट हो चुकी थी और जो कश्मीर है वो भारत में आ चुका था। अभी कश्मीर को भारत में लाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी था, कश्मीर में जनमत संग्रह करना। लेकिन दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया, कश्मीर में जनमत संग्रह करना उतना आसान नहीं था दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारे मतभेद थे। तो अगर उसी जनमत संग्रह में अगर कुछ हो जाता और अगर शायद कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाता तो दोस्तों सोचिए क्या होता। तो इसी चीज़ को लेकर नेहरू जी और बाकी सब लोग टेंशन में थे, क्योंकि उन्होंने तो यूएन में ये बात रख दी थी कि यहाँ पे जनमत संग्रह होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बात उतनी महत्वपूर्ण है कि उसी वो बात जो 31 दिसंबर 1947 में रखी गई थी और 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या होने के बाद ये जो सिचुएशन थी, ये जो सिनेरियो था, ये पूरी तरह से चेंज हो गया दोस्तों। एक तो एकदम से दंगे खत्म हो गए थे, और अगर ये पर्टिकुलर जनमत होता और उसमें अगर भारत का जो अभी भाग बना था कश्मीर, वो अगर भारत से फिर से टूट जाता तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मुश्किल भारत के सामने आने वाली थी, भारत के मुसलमानों के सामने आने वाली थी, क्योंकि बहुत बड़े तौर पर दंगे होते। अभी अभी पार्टीशन एक हुआ था भारत का, और एक पार्टीशन हो जाता दोस्तों। तो ये बहुत ही कठिन सिचुएशन भारत के सामने थी और जिससे भारत के नेताओं को डील करना था दोस्तों। अगर आप देखें तो आपको ये जरूर पता है कि जो भारत में बंटवारा हुआ था, वो भारत का जो बंटवारा था वो और उसके जो संस्थानों का विलीनीकरण था, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। जो पाकिस्तान में कौन जाएगा, भारत में कौन आएगा, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। ये नियमों के अनुसार दोस्तों एक सबसे पहला नियम ये था कि अगर जो संस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत या पाकिस्तान से जुड़ा है, उस हिसाब से वो उधर चला जाएगा। यानी अगर बीच में कोई दूसरा देश आता है पाकिस्तान से, अगर वो कोई संस्थान दूर है तो ज़्यादातर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वो भारत में जाए। तो इस तरह से चीज़ थी। और दूसरी चीज़ ये थी, अगर वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि अगर वहाँ पे जो प्रजा है और राजा है, इन दोनों में अगर मतभेद है तो दोस्तों वहां पे जनमत संग्रह करके वहां की प्रजा जो कहेगी वही होगा। और यही पर्टिकुलर जो नियम है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिनके जिम्मे ये पूरा काम था, इन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे दो बड़े संस्थान, जो दो बड़े स्टेट्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट थे। हैदराबाद तो अब देखिए भारत के एकदम बीचों बीच था दोस्तों। तो ये बहुत बड़े जो स्टेट्स थे, इनको भारत में विलीन कर लिया था। और ये सबसे बढ़िया कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जिनके लिए उनको माना जाता है। तो दोस्तों ये जो कार्य किया था, यहाँ पे जो रूल किया था, वही रूल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कश्मीर के लिए लगाना चाहते थे, और बाकी लोग भी वही सोचते थे दोस्तों। लेकिन जब वो पूरा सिचुएशन हुआ जिसके बारे में हमने लास्ट पार्ट में देखा था, तो उसके बाद दोस्तों सब सिनेरियो चेंज हो चुका था। अभी दोस्तों, अभी सिनेरियो ऐसा था कि भारत के जवानों ने कश्मीर के रक्षण के लिए, कश्मीर के लिए अपनी जान दी थी, अपनी आहुति दी थी दोस्तों। तो अभी किसी भी हालत में कश्मीर को अपने से अलग करना भारत के किसी भी स्वाभिमानी नागरिक के लिए असंभव था। तो अभी ये सिचुएशन अलग बन चुकी थी, और उसके लिए अभी क्या करें, बहुत ही कठिन सिचुएशन थी। और ये सिचुएशन किनकी वजह से बनी दोस्तों? ये जो कॉन्फ्लिक्ट था शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोस्तों ये सिचुएशन अपने सामने आ चुकी थी। और इसके साथ अभी डील कौन कर रहा था? इसके साथ डील अभी भारत कर रहा था दोस्तों। क्या हुआ, 1946 में पहले कैबिनेट कमीशन आया। जो कैबिनेट कमीशन की योजना थी कि अब भारत का जो कारोबार है वो अपने हाथ में लो। ब्रिटिशों की ये योजना थी कि भारत का कारोबार अपने हाथ में लो और एक संसदीय समिति बनाओ, और एक समिति बनाओ जहां जो मिलके भारत के जो संविधान है उसके बारे में चर्चा करे और भारत के संविधान बनाए और पूरा कंस्ट्रक्ट करे। तो उसके लिए एक समिति बनाओ, ऐसा भारत को कहा गया था। और ये 1946 का जो कैबिनेट का मिशन है, कमीशन का जो कैबिनेट मिशन है, जो इसको एक्सेप्ट कर लिया था दोस्तों। अभी ये जो एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि भारत का जो उसमें पीछे क्या था कि भारत के हर एक कोने से
कैबिनेट के लिए, इस पर्टिकुलर संसदीय समिति के लिए सब लोग जो जो घटना बनाएंगे या जो संविधान बनाएंगे वो हर एक भारत के कोने से चुने होंगे, और वो भारत के कोने से चुने हुए ये सब लोग एक साथ आके भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे, ऐसा एक कहा जाने लगा। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता है दोस्तों, उसके उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो मेन जो कमेटी थी, मसूदा कमेटी, जो डिसाइड करने वाली थी कि जो भी प्रावधान बनेंगे, जो भी अलग अलग लोगों से जो भी सजेशन आएंगे, जो भी सुझाव आएंगे, उन सबको एकत्रित करके उनमें से कौन सी वह सुझाव को रखना है, कौन से सुझाव को निकालना है, वो सब समझ के एक ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करना, ये जिम्मे था मसूदा समिति के। और जो ये मसूदा समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आपको सबको पता है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर समिति में, इस पर्टिकुलर संसदीय समिति में, मसूदा समिति में नहीं, संसदीय समिति में कश्मीर के भी 4 मेंबर आना, कश्मीर से 4 मेंबर आना अभिप्रेत था, क्योंकि कश्मीर अभी भारत का अभिन्न अंग था, तो कश्मीर से 4 मेंबर आना अभिप्रेत था। लेकिन दोस्तों कश्मीर से कोई मेंबर नहीं आया, और फिर इसी कश्मीर के जो मेंबर थे वो खाली, वो सीट्स खाली ही रही, और ये संसदीय समिति बनती चली गई। जो अपना संविधान है वो कंस्ट्रक्ट होता चला गया। और दोस्तों 1949 तक दोस्तों ये अपना संविधान बन के लगभग तैयार हो चुका था। तो अभी सिचुएशन ऐसी थी दोस्तों कि कश्मीर का कोई प्रतिनिधि इस पर्टिकुलर संसदीय समिति में या फिर जो संविधान बन रहा था वहां पे नहीं था। तो अभी ये सिचुएशन ऐसी बनी थी दोस्तों कि यहाँ पे कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं है, और कश्मीर तो भारत का अंग है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तभी नेहरू जी के दिमाग में एक ख्याल आया दोस्तों कि अगर हम शेख अब्दुल्ला जी से बात करें और वहां से कोई प्रतिनिधि अगर इस संसदीय समिति में आए तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज दुनिया के पास चला जाएगा। लेकिन शेख अब्दुल्ला जी जो थे उनको वो अप्रोच किया गया, बट शेख अब्दुल्ला जी जो थे इन्होंने इस संसदीय समिति में आने से बिल्कुल नकारा दोस्तों। यस, बिल्कुल नकारा, क्योंकि उनका मानना यह था कि आपने कश्मीर को विलीन करने समय, भारत में विलीन करते समय जो आश्वासन दिया था कि कश्मीर में आप जनमत संग्रह करेंगे और जनमत संग्रह करने के बाद ही कश्मीर का जो निर्णय वो लिया जाएगा, तो अगर ये आप नहीं कर रहे तो मैं संसद के समिति में नहीं आ सकता। क्योंकि दोस्तों उनको पता था अगर संसद समिति में आए तो इसका मतलब है आपको भारत में आना मंजूर है, तो जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं उठता। और ये शेख अब्दुल्ला भली भांति जानते थे दोस्तों, तो इसकी वजह से इन्होंने संसद समिति में आने से नकारा। अभी दोस्तों ये सिचुएशन इस तरह से बन गई थी कि भारतीय जन, जो भारत के सामान्य जन थे, उनको कश्मीर के साथ अभी बॉन्डिंग बन चुकी थी दोस्तों। उनके जो जवान थे वो कश्मीर के लिए लड़े थे, उन्होंने वहां पे प्राण त्यागे थे दोस्तों, और कश्मीर अभी भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। और अभी भारत जन किसी भी हालत में कश्मीर को भारत का और एक पार्टीशन नहीं चाहते थे। जो पार्टीशन पहले हो चुका था उसका बहुत ही खतरनाक परिणाम भारत ने सहन किया था, अभी और एक पार्टीशन भारत बिल्कुल नहीं चाहता था दोस्तों। तो इस वजह से अभी ये सिचुएशन इस तरह से बन गई थी कि अगर जनमत संग्रह करे और अगर भारत ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि जो जनमत संग्रह है वो करने के बाद अगर कश्मीर को पाकिस्तान में जाना पड़े, तो ये भारत के लिए सबसे एक दर्दनाक चीज़ थी दोस्तों, सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर चीज़ थी। यस दोस्तों, भयंकर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद फिर से दंगे होते, फिर से राजकीय अस्थिरता निर्माण होती। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो आईबी के रिपोर्ट थे, उस समय के जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे, उस हिसाब से उस टाइम पे अगर जनमत संग्रह होता तो नेहरू जी और बहुत और सारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को जान का खतरा था दोस्तों। तो ये जो चीज़ थी, ये जरूर, ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी एक एस्पेक्ट है इस चीज़ का, और इसकी वजह से जनमत संग्रह करना बहुत ही मुश्किल बन चुका था। और दोस्तों पहले ही हम यूनो में जा चुके थे, तो यूएन में जा चुके थे, और यूएन का जो दोस्तों मानना था कि यहाँ पे जनमत संग्रह हो जाए, सब अपने दोनों देशों ने अपने अपनी सेनाओं को वापस ले जाओ और यहाँ पे जनमत संग्रह हो और उसके बाद जो भी निर्णय वो हो। लेकिन नेहरू जी अभी यूएन और भारतीय जनता इनके बीच के द्वंद्व में फंस चुके थे, और उनको एक निर्णय लेना था जहां पे वो दोनों चीज को मेंटेन करें दोस्तों। क्योंकि
यूएन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय दोस्तों भारत के लिए यूएन में अपनी इमेज अच्छी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत एक नया देश था। उसके बारे में कंसेप्ट, उसके बारे में इमेज दोस्तों बन रही थी, और अच्छी इमेज बनना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो नेहरू जी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और एक तरफ थे भारतीय जनता, जिनको भी उन्हें संभालना था। कोई किसी भी तरह के दंगे ना हो, किसी भी तरह का खून खराबा ना हो, ये भी उनकी प्राथमिकता थी दोस्तों। तो इस हिसाब से नेहरू जी दो चीज़ों में बटे हुए थे। तो नेहरू जी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक दोस्तों यूएन को यहाँ से निकाला, और यूएन का जो जनमत संग्रह का प्रस्ताव था उसको टाल दिया। और जिस मुद्दे पे दोस्तों हमारे भारत ने हैदराबाद संस्थान और जो जूनागढ़ संस्थान था जिसको विलीन किया था, उसी मुद्दे के विपरीत भारत को मजबूरन कश्मीर में बिहेव करना पड़ा दोस्तों। और इस मुद्दे को बहुत ही चातुर्य से, बहुत ही अक्लमंदी से दोस्तों नेहरू जी ने टैकल किया। और फिर अभी नेहरू जी सोच रहे थे कि अभी इस मुद्दे को दुनिया के सामने कैसे लाए, दुनिया के सामने यहाँ इस मुद्दे का कंक्लूजन कैसे लाए। तो उसके लिए नेहरू जी ने एक दाव चला दोस्तों, और ये दाव आज भी हम उस चीज़ के बारे